हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने देखी सीरीज बीफ जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसमें 10 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड का रन टाइम लगभग 33 मिनट से लेकर 40 मिनट्स के बीच का है। ये हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है, लेकिन आप हिंदी में देखें उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि एक डार्क कॉमेडी शो है। सो इसमें जोक्स होंगे, सरकाज़्म होगा, कंटेम्प्रेरी चीज़ों का मजाक बनाया जा रहा होगा, और जब इन सारी चीज़ों को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है उनका एसेंस कम हो जाता है, वो जोक्स इतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते हैं। सो आप ये याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें ओरिजिनल लैंग्वेज में ज़्यादा फनी लग रही होंगी फॉर श्योर। सो दो इंसान जिनके हाथ से उनकी ज़िंदगियां फिसलती जा रही हैं, वो चाहकर भी अपनी खुशियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे दो लोग जब आपस में भिड़ जाते हैं, उनकी भिड़ंत होती है, तो वो अपने जीवन भर की सारी कड़वाहट या खुन्नस एक दूसरे पर निकाल देना चाहते हैं। वो इस सिचुएशन में किसी भी हालत में हार मानने वाले नहीं हैं, और यही कुछ इस सीरीज़ में हो रहा है। डिप्रेशन का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें एमी और डैनी, जो यहाँ पर दो लोग फोकस किए जा रहे हैं पूरी सीरीज़ में, वो कहीं फिट बैठते हैं। उनका जो सिम्टम है एंगर के फॉर्म में जो एक्सप्रेस हो रहा है, उससे लेकर उनके जो रूट कॉज है, कहाँ से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, वहाँ तक की जर्नी हम इस सीरीज़ में देखेंगे। सो पूरी सीरीज़ देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो और दिस सीरीज़ बीफ, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर दो सेंट्रल कैरेक्टर हैं, एमी और डैनी, जिनकी भिड़न से, जिनके रोड रेज इवेंट से कहानी आगे बढ़ती है। अगर हम डैनी के बारे में थोड़ा जानते हैं तो ये बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के इंसान हैं। ये एक फेल्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं। समय समय पर ये अलग अलग बिजनेस स्कीम्स चलाते रहते हैं जो कि फेल होती रहती है, और इस समय उनके जीवन में बस हताशा ही हताशा है। वो अपने फादर और मदर के लिए घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इनके साथ दो लोग जुड़े रहते हैं, इनके छोटे भाई पॉल और दूसरे इनके कजिन आइजैक। पॉल बहुत ही क्लिंगी नेचर के हैं, फ्री लोडर हैं, उनके अंदर बहुत बचपना है, और जिसका कारण डैनी ही है, जो आपको सीरीज़ में आगे पता चलेगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से पॉल ऐसे बिहेव करते हैं, जो कि वो मैच्योर इंसान है, बड़े हैं उम्र में, लेकिन उनके अंदर बहुत ही बचपना है। दूसरे आइजैक हैं, जो कि बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस हैं डैनी और पॉल दोनों पर। अब एमी की तरफ आते हैं। एमी एक बिजनेस वुमन है, वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करती हैं, उनके पास सब कुछ है, स्टिल उनको अंदर से हॉलो फील होता रहता है। उनके एक अच्छे हैंडसम हस्बैंड हैं जो कि स्टे एट होम डैड हैं, छोटी सी बच्ची है जिसको बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं। उनकी रिसेंटली एक बिजनेस डील होने वाली है एमी की, शायद इसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं। रूट कॉज जो एमी का बिहेवियर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो कि आगे पता चलती हैं। अब एक रोड रेज इवेंट होता है जिसमें एमी और डैनी आमने सामने आ जाते हैं। फिर इन दोनों में इतना ज़्यादा एनिमोसिटी हो जाती है कि एक के बाद एक बदला लेने के इवेंट्स चालू हो जाते हैं, बात घर तक पहुंच जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें पर्सनल हो जाती हैं। एंड एपिसोड आते आते आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही इंसान बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, माइल्ड टू मॉडरेट या बहुत ज़्यादा हाई, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। कहीं डिप्रेशन के स्पेक्ट्रम में ये दोनों फिट होते हैं। सब कुछ करने के बाद भी इनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जिसको ये ढूंढ रहे हैं, और ये अपनी फैमिली में, वो अपने भाई में ये सारी चीज़ों को ग्रैब करना चाहते हैं, स्टिल नहीं मिल पाने की वजह से अंदर से बहुत ही परेशान हैं। और ये इनको एक्सपीरियंस होता है जब वो एक साइकेडेलिक वाली चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं, वो आपको सीरीज़ के एंड में पता चलेगा, और माइंड की उनके परतें खुलने लगती हैं। उन्हें समझ में आता है, वो अपनी सोल को देख लेते हैं, और उन्हें समझ में आता है कि मेन रीजन क्या है। शायद इनका डिप्रेशन यहाँ से चला जाए, जो कि हमें सीजन 2 में पता चलेगा। एक छोटे से इवेंट से लेकर जो बहुत ही सुपरफिशियल है, वो उससे लेकर आपको एक स्पिरिचुअल रियल्म तक ये सीरीज़ दिखाती है। जो डिप्रेशन का मेन रीजन होता है, जो कि रूट कॉज होती हैं, जो हमारे बचपन से कहीं निकलती हैं, या फिर उससे भी पीछे हमारे पेरेंट्स के बचपन से निकलती हैं, वहाँ तक की भी बात करती है। तो ये बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा है। अब इसके कुछ प्लस पॉइंट की बात करती हूँ और एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट बताती हूँ। सो यहाँ पर इस सीरीज़ में मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी हैं, बहुत ही डेप्थ है उन चीज़ों में, उसके बारे में मैं बताती हूँ। पहला तो है जो एशियन लोगों पर फोकस किया गया है। जापानीज़, चाइनीज़, कोरियन लोग दिखाए जा रहे हैं, जिन ओरिएंटल फेसेस के बारे में कहा जाता है कि उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, उसका मजाक भी बनाया जाता है। उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जब उनके माता पिता अपना अमेरिकन ड्रीम लेकर अचानक ही अमेरिका पहुंच जाते हैं, तब इन बच्चों को स्कूल में, कम्युनिटी में एडजस्ट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी बुलिंग सहनी पड़ती है। कुछ बच्चे तो अडेप्ट कर ले जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ बच्चों में वो हॉलोनेस, वो ब्लैंकनेस परसिस्टेंट हो जाती है थ्रू आउट द लाइफ, जो कि डैनी में दिखाई गई है। दूसरी चीज़ है, जो लेट 80s और अर्ली 90s के किड्स हैं, उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट था, उस समय नया नया इंटरनेट आया था और पूरी दुनिया से हम कनेक्टेड हो गए थे, न जाने कौन कौन सी चीज़ें हमें पता चलने लगी थी। और फिर क्या होता है, ना तो आप क्लासिक रह जाते हैं, पुरानी चीज़ों से अटैच रहते हैं उतना, और ना ही नई चीज़ों के साथ उतना आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये सारी चीज़ें आपको कहाँ ले जा रही हैं। तो वो जो 80s और 90s के किड्स हैं, वो इस सारी चीज़ों के मझधार में फंसे हुए हैं, और उस चीज़ को यहाँ पर बहुत
अच्छे से दिखाया गया है। देन थर्ड चीज़ हो जाती है डिप्रेशन की जो विशियस साइकिल होती है। देखिए जो हमारे लाइफ में चीज़ें हो रही हैं या जिस चीज़ से हम बहुत परेशान हो जाते हैं वो अभी की सिचुएशन से नहीं होती हैं, उसकी रूट्स कहीं पीछे से चली आ रही होती है। इवन हमारे पेरेंट्स और पेरेंट्स के भी पेरेंट्स से होती हैं। एक ट्रांसजनरेशनल ट्रॉमा जैसी चीज़ें होती हैं। जैसे मनी को ही लेकर देख लें, अगर किसी की फैमिली में गरीबी है तो वो जो चीज़ होती है ना वो पूरी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है, वो बिहेवियर ट्रांसफ़र होता रहता है। और यहाँ पर भी वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो जो एंगर एग्रेशन दिख रहा है इन दोनों कैरेक्टर का, वो केवल सिम्टोमेटिक है, उसके रूट कॉज बहुत पीछे से आ रहे हैं और उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल ड्रामा है ये एक। थर्ड चीज़ है इसका म्यूज़िक। इसके एक एक सॉन्ग बहुत ही सुंदरता से जिस जगह पर लगाए गए हैं एकदम एप्ट हैं और बहुत से मेरे फेवरेट सॉन्ग हैं इसमें। जैसे बुश का आता है सॉन्ग, मशीन हेड, सिस्टम ऑफ डाउन का है लोनली डे, बाकी होबोस टैंक का रीजन है। और ये तो बस 3 सॉन्ग्स हैं। बहुत अच्छा म्यूज़िकल स्कोर है इसका, आप चेकआउट करिएगा, आपको रॉक सॉन्ग सुनने में मज़ा आता है। और कुछ एक तो मुझे भी नए पता चले हैं। बाकी अगर नेगेटिव्स की बात करते हैं तो उसमें बस एक चीज़ मेरी शिकायत है कि इंडियंस को नहीं लिया गया है। आप नॉर्थ ईस्ट के हमारे लोगों को ले सकते थे। और ये मेरी इनफाइनाइट डिज़ायर रहती है कि हर सीरीज़ में कहीं ना कहीं से कोई इंडियन इंक्लूड हो जाए। तो ये नेगेटिव्स में आपको अक्सर सुनने को मिलेगा। स्टिल ये इंक्लूड कर सकते थे, हमारी भी प्रॉब्लम्स बता सकते थे। लेकिन ठीक है, जो भी दिखाया गया है बहुत अच्छे से दिखाया गया है और आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। बहुत ही बेहतरीन है अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।